Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. This is सीए अंजलि भक्कड़ और हम लोग हमारे सीए इंटर का जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन देख रहे हैं. इन दैट विल सी टुडे चैप्टर नंबर 10th टीडीएस एंड टीसीएस. छोटू सा इतू सा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है. रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नोट्स मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर छोटी से बड़ी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10 टीडीएस, दैट इज टैक्स कलेक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, दैट इज टीसीएस. क्या है, कौन करता है, कौन नहीं करेगा, क्या रेट है, कब लगता है, कब नहीं लगता है, registration requirement, everything we will see. ठीक है. Under GST regime, Section 51 of CGST Act 2017 prescribes authority and procedure for deduction of tax at source. ठीक है. सेक्शन नंबर 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में टीडीएस की प्रोविजंस सारी की सारी दी गई है. लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले देखेंगे कौन है वो लोग जिनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. पर्सन्स लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस. फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. कोई भी सेंट्रल कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. लोकल अथॉरिटी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. और इनके अलावा अगर कोई नोटिफाइड पर्सन रहेंगे उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. कौन नोटिफाई किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया गया है इन चार लोगों को. दिस 4 persons हैव टू डिडक्ट टीडीएस अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज. कौन से एक एक देखते हैं. फर्स्ट, अथॉरिटी. कोई भी एक अथॉरिटी या कोई बोर्ड या कोई एनी अदर बॉडी, इट इज सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. कोई भी अगर बोर्ड, कोई भी बॉडी या कोई भी अथॉरिटी, इट इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इट हैज टू डिडक्ट टीडीएस. और सेकेंड, कोई अगर गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट कौन है? जहां पे 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल. इक्विटी रह सकता है चाहे कंट्रोल रह सकता है. 51% से ज्यादा, 51% या 51% से ज्यादा इक्विटी या कंट्रोल है कैरी आउट एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन करने के लिए, वो हो जाएगी गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट. तो कोई भी अगर अथॉरिटी, कोई बोर्ड है या कोई भी बॉडी है, इट इज सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. इट इज नोटिफाइड पर्सन. सेकेंड, कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, इट इज ऑल्सो नोटिफाइड पर्सन, उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर कोई सोसाइटी है, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा उस सोसाइटी को. अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते जो पीएसयूज होते हैं, पीएसयूज को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. या इन लास्ट वन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ अ मेटल स्क्रैप, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन. ये कस्टम टैरिफ एक्ट में दिया गया है वो मेटल स्क्रैप का. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और ये रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है? मेटल स्क्रैप टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. तो इधर ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. ये हो गए हमारे ए बी सी डी नोटिफाइड पर्सन जिनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ये हो गए कौन कौन लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए. अब हम लोग देखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट. क्या लिमिट है तो टीडीएस एप्लीकेबल है? अगर आपकी सप्लाई की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 2.5 लाख रुपीज है, वो अगर ग्रेटर देन आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 2.5 लाख रुपीज है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ग्रेटर देन
2.5 lakh rupees, 2,50,000 rupees, and this 2.5 should be exclusive of GST as per invoice. अगर ये 2.5 लाख में GST इंक्लूडेड है तो नहीं, GST को हटा के अगर आपका सप्लाई का वैल्यू जो है वो 2.5 लाख रुपीज है तो आपको TDS उस पर डिडक्ट करना पड़ेगा। वो TDS के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है। कौन सी रेट से TDS डिडक्ट होगा, कौन सी रेट से TDS होगा? डिडक्ट 1% CGST, 1% SGST और 2% of IGST. Rate of TDS deduction is 1% on CGST और 1% of SGST या फिर 2% ऑन IGST, ठीक है। नो TDS, कब TDS नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा? अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट से अलग है। देखो एक एक मैंने आपको यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स लिए, मैं बताती हूँ। अगर जो सप्लायर है आपका स्टेट ए में है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई भी है वो भी स्टेट ए में है और आपका जो रिसिपिएंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो भी स्टेट ए में ही है, तो यहाँ पे TDS एप्लीकेबल है, आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी, अगर आपका जो सप्लायर है वो स्टेट ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जो है वो भी स्टेट ए में ही है, लेकिन आपका जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट में है, यहाँ पे TDS एप्लीकेबल नहीं है, TDS डिडक्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर आपका जो सप्लायर है वो स्टेट ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो स्टेट बी में है और रिसिपिएंट भी स्टेट बी में है, ये दोनों मैच हो गए। रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दो जो है अलग नहीं रह सकते, अगर ये अलग है तो TDS डिडक्ट नहीं होगा, अगर ये दो सेम है तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम कंडीशंस मैंने यूनियन टेरिटरीज में भी दी है, ठीक है। क्या ड्यू डेट है ऑफ पेमेंट ऑफ TDS टू गवर्नमेंट? सपोज कोई लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी इज लाइबल टू डिडक्ट TDS, ठीक है। अब अब गवर्नमेंट को ये TDS आप कब पे करोगे? विद इन 10 days फ्रॉम डेट ऑफ एंड ऑफ मंथ, दैट इज बाय 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। क्या है एग्जाम्पल आप समझो, अभी क्या चल रहा है? मई, अगर मैंने मई मंथ में कोई TDS डिडक्ट किया है तो ये मैं गवर्नमेंट को कब पे करूंगी? ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगी बाय 10th ऑफ जून, अप टू अप टू टू बाय 10th ऑफ जून, 10 जून तक मुझे वो TDS गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये ड्यू डेट है TDS की। ये देखो ये इतना मस्त आपको चार्ट जो है ये है कि कौन कौन जो है पर्सन लाइबल है TDS डिडक्ट करने के लिए, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, कौन सी रेट से डिडक्ट होगा, कब TDS डिडक्ट नहीं होगा और ड्यू डेट क्या है TDS की, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन यू आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट TDS। फर्स्ट, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम PSU टू अनदर PSU। एक PSU दूसरे PSU को अगर सप्लाई कर रहा है गुड्स चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस, वहां पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड, when supply of goods or service takes place between one person to another person specified under clause ABCD above। ये जो है ABCD, ABCD, अगर ये जो ABCD है ये लोग आपस में ही एक दूसरे को सप्लाई किया है, इन्होंने ABCD ने आपस में ही एक दूसरे को सप्लाई किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स रहो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस रहो, तो वहां पे TDS डिडक्ट नहीं होगा, वहां पे TDS डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक TDS सर्टिफिकेट जो TDS डिडक्ट करता है उसको बोलते हैं डिडक्टर, और जिसका TDS डिडक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं डिडक्टी। सपोज मैंने किसी का TDS डिडक्ट किया तो मुझे उसको एक TDS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक TDS सर्टिफिकेट मुझे उसको इशू करना पड़ेगा, किसको? डिडक्टी, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS, इसके पहले अपन ये सिचुएशन से कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं कि कब CGST SGST लगेगा, कब IGST लगेगा या कब TDS डिडक्ट ही नहीं होगा। देखो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, जो सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई है एंड रिसिपिएंट आर इन
सेम स्टेट, ठीक है। जो मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर है, जो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, और जो मेरा रिसिपिएंट है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ये सब सेम स्टेट में है। ये सब अगर सेम स्टेट में है तो मुझे इंट्रा स्टेट सप्लाई का ये केस हो गया, और मुझे टीडीएस कब डिडक्ट करना पड़ेगा? टीडीएस कौन सा डिडक्ट करना पड़ेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी इज टू बी डिडक्टेड बिकॉज दिस इज द केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। सेकेंड, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है डिफरेंट स्टेट्स में है। जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये डिफरेंट स्टेट्स में है। ये डिफरेंट स्टेट्स में अगर है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई का केस हो गया, और टीडीएस आईजीएसटी इज टू बी डिडक्टेड। टीडीएस आईजीएसटी इज टू बी डिडक्टेड। ये कौन से रेट पे होगा? ये 2% पे होगा। ये कौन से होगा? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी होगा, ठीक है। अगर अगर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों तो सेम स्टेट में है, लेकिन जो रिसिपिएंट है इट इज लोकेटेड इन अनदर स्टेट। जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है ये डिफरेंट स्टेट में है, तो यहाँ पे जो है आपको टीडीएस नहीं एप्लीकेबल है, नो टीडीएस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। नॉन रेमिटेंस बाय डिडक्टर। अगर जो डिडक्टर है, सपोज मैंने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो मैं डिडक्टर हो गई। डिडक्टर ने गवर्नमेंट को जो है विद इन टाइम लिमिट क्या है? ड्यू डेट 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ, मे का टीडीएस 10th ऑफ जून तक, ठीक है। विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ही इज लाइबल टू पे पेनल इंटरेस्ट एट 18% अंडर सेक्शन 50 इन एडिशन टू अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। जो डिडक्टर है अगर उसने गवर्नमेंट को जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो पे ही नहीं किया, वो उसने पे नहीं किया, सामने वाले से पैसे ले लिया और गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट 18% रेट। 18% के रेट से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को इन एडिशन टू टीडीएस। मतलब टीडीएस तो देना ही पड़ेगा, टीडीएस तो देना ही पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस का अमाउंट कहाँ दिखता है? हमने पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में देखा था, ये आपको ई कैश लेजर में, ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। रिफंड ऑन एक्सेस और एरोनियस डिडक्शन। अगर मुझे मुझे किसी से डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट करना था मुझे ₹100, मैंने सामने वाले से डिडक्ट कर लिया ₹150, तो ये जो 50 रुपए मैंने ज्यादा के डिडक्ट किए हैं, एक्सेस है या फिर गलती से किए हैं, एररनेस है, क्या ये मुझे रिफंड मिल जाएगा इसका? हाँ, मिल जाएगा, नहीं लेगी गवर्नमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्या है? एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, जिस भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, कौन कौन? ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन, ये लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में। इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मैंडेटरीली। इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट अ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म थ्रू कॉमन पोर्टल। अब क्या प्रोसीजर है? मैंने सपोज मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, सपोज मुझे जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, मैं कौन हूँ? टीडीएस डिडक्टर हूं मैं क्या करूंगी? एप्लीकेशन फाइल करूंगी जीएसटी पोर्टल पे। अब जो प्रॉपर ऑफिसर है विद इन 3 वर्किंग डेज ये प्रॉपर ऑफिसर सब कुछ चेक करेगा, और विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम एप्लीकेशन, सपोज मैंने अगर आज एप्लीकेशन किया, टीडीएस डिडक्टर में हूं और मैंने जीएसटी पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई किया, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है विद इन 3 वर्किंग डेज मुझे रजिस्ट्रेशन देगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसने दे दिया। अब जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको अगर कल चल के उठ के उसको लगा कि मैं जो हूँ, जो टीडीएस डिडक्टर है, ये टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लाइबल नहीं है, नो मोर लाइबल, आई एम नो मोर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस,
तो प्रॉपर ऑफिसर के पास में ऑथोरिटी है, वो मेरा टीडीएस रजिस्ट्रेशन जो है कैंसल कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। दिस फिनिशेस आवर टीडीएस। अब हम लोग देखेंगे टीसीएस। टीसीएस कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, सेक्शन नंबर 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। टीडीएस सेक्शन 51, टीसीएस सेक्शन नंबर 52। कौन लायबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए? एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, जो कि एजेंट नहीं है, नॉट बीइंग एन एजेंट, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट मैंडेटेड टू कलेक्ट टीसीएस ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। नेट वैल्यू का क्या मतलब हुआ? सपोज एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, इसके थ्रू सप्लाई हो रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हुआ। सप्लाई कितने हुआ? सप्लाई सपोज हुआ 1000 रुपीज का, सप्लाई हुआ 1000 रुपीज का, ठीक है। अब हम लोग परचेस करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जो भी है अमेजोन फ्लिपकार्ट हम लोग सब परचेस करते हैं, ठीक है। कोई गुड कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रिटर्न कर दिया, मैंने रिटर्न कर दिया। क्या कितने का प्रोडक्ट रिटर्न किया मैंने? कुछ 200 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट था, मैंने रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना? 800 रुपए। दिस 800 रुपीज इज नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। दिस 800 रुपीज इज नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इस 800 रुपीज पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है। हु इज लाइबल? ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई लाइबल टू टीसीएस। कौन सी टाइप ऑफ सप्लाई इज लाइबल टू टीसीएस? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, दे आर सब्जेक्ट टू टीसीएस, और आपको टीसीएस उस पर कलेक्ट करना पड़ेगा इको को। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ सर्विस की जा रही है और जो नोटिफाइड सर्विसेज है, ये जो नोटिफाइड सर्विसेज है ए बी सी डी ई, ये नोटिफाइड सर्विसेज जो है, इनका अगर सप्लाई हो रहा है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। नो टीसीएस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल है और ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल है। लेकिन अगर नोटिफाइड सर्विसेज के अलावा, अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज, अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हो रही है, तो यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल, ठीक है। गुड्स पे तो है ही, नोटिफाइड सर्विसेज के अलावा जो सर्विसेज है उन पे है, नोटिफाइड सर्विसेज पे आरसीएम एप्लीकेबल है। कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है? कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस। ओमनीबस के अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एनी अदर व्हीकल, वो दिस इज अ नोटिफाइड सर्विस, यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल है, यहाँ पे टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ कंपनी। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऊपर ओमनी बस हटाया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एनी मोटर व्हीकल अदर देन ओमनी बस। अगर आप ओमनी बस से कर रहे हो तो भी वो नोटिफाइड सर्विस है, लेकिन अगर कोई पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस, व्हाट सर्विस? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ कंपनी। अगर कंपनी कोई ओमनी बस से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है तो वो नहीं, दैट इज नॉट अ नोटिफाइड सर्विस, कंपनी को हटाया गया है, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग accommodation in hotels, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for what? Residential or lodging purpose, except where the person supplying such service through eco is liable for registration under section 22। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई अकोमोडेशन सर्विस दे रहे, कहा अकोमोडेशन? होटल्स में, इन्स में, कोई गेस्ट हाउसेस है, कोई क्लब्स है, कोई कैंप्स है, वहां पे अगर अकोमोडेशन सर्विस दी जा रही है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, किस चीज के लिए? तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर लॉजिंग पर्पस के लिए, तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा, टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग।
हाउसकीपिंग सर्विसेज जो होती है, कारपेंटर वाले जो लोग होते हैं, प्लम्बिंग होते हैं, ये लोग एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर हाउसकीपिंग सर्विस जो दे रहा है वो खुद ही रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है तो फिर नहीं, लेकिन अगर वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए और हाउसकीपिंग सर्विस दी जा रही है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल है, वहां पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। Restaurant service other than services supplied by restaurant, eating joints, etc. located at specified premises. Restaurant services जो अगर आप e-commerce operator के थ्रू दे रहे हो, eco is liable to pay tax under RCM and TCS provisions are not applicable. ये जो 5 है A, B, C, D, E, दिस 5 आर नोटिफाइड सर्विसेज। अगर ये सर्विस ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही है, टीसीएस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। इनके अलावा अगर आप कोई भी सर्विस जो है प्रोवाइड करोगे देन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन टीसीएस इज एप्लीकेबल। ठीक है, टीसीएस का रेट क्या है? 0.25% सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, आपको सीजीएसटी पे 0.25% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा और एसजीएसटी पे भी 0.25 या फिर आईजीएसटी अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो 0.50% आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस का क्या रेट था? टीडीएस रेट वॉज 1%, 1%, 2%। यहाँ पे 0.25, 0.25, 0.50%। मेजर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी? अगर मैं कोई खुद का ही मेरा प्रोडक्ट है, कोई मेरा खुद का ही प्रोडक्ट है, ओन प्रोडक्ट है मेरा, थ्रू ओन वेबसाइट, मेरी ही प्रोडक्ट मैं मेरे ही वेबसाइट से सेल कर रही हूँ, क्या टीसीएस लगेगा? नहीं, नॉट एप्लीकेबल, नहीं लगेगा। ठीक है, अगर अगर मैं बॉट कोई प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ, कहीं से प्रोडक्ट्स खरीदा और खुद के वेबसाइट से बेचा, क्या टीसीएस लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा। टीसीएस कब लगेगा? जब जब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो मियर फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर, जो सप्लायर और जो कस्टमर है उनके बीच में सिर्फ फैसिलिटेट करके दे रहा है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ट्रांजैक्शन, जो है टीसीएस लगेगा। सेकेंड, ऑपरेटर जो है, कौन ऑपरेटर? ई कॉमर्स ऑपरेटर डू नॉट ओन गुड्स, गुड्स उसके नहीं है, वो ओन नहीं करता, तब टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल है। थर्ड, बिलिंग जो है डायरेक्टली बाय सेलर टू कस्टमर है। मैं अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपको कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो बिलिंग जो है मैं आपको डायरेक्ट दे रही हूँ, कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको बिलिंग नहीं दे रहा है, तो टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल है। कंसिडरेशन जो है कलेक्टेड बाय ऑपरेटर एंड देन पेड टू सप्लायर। मैंने ए बी ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया वीबी को, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो गुड्स ओन करता है? नहीं। क्या वो बिलिंग कर रहा है? नहीं। वो सिर्फ एक फैसिलिटी दे रहा है मुझे और बीबी को। क्या क्या फैसिलिटी? ट्रांजैक्शन करने की, लेना देना, गुड सप्लाई करने की, सर्विस सप्लाई करने की फैसिलिटी दे रहा है। सिर्फ एक चीज ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, कौन सा? ये जो वीबी है, वीबी जब पेमेंट करेगा, वीबी जो पेमेंट करेगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर मुझे पे करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो मुझे पेमेंट करेगा। ठीक है, ये जब 4 कंडीशंस है तब टीसीएस की प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल है और ऑपरेटर शैल डिडक्ट टीसीएस व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू अदर सप्लायर्स। ऑपरेटर कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज क्या है वो समझा दिया है। जो भी एग्रीगेट वैल्यू है टैक्सेबल सप्लाईज का, गुड्स का या सर्विस का, अदर देन नोटिफाइड सर्विस। नोटिफाइड सर्विस को क्यों हटाया? नोटिफाइड सर्विस को क्यों हटाया? यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल है। इनके अलावा, नोटिफाइड सर्विस के अलावा जो भी एग्रीगेट वैल्यू है टैक्सेबल सप्लाई के, गुड्स के या सर्विसेज के, उसमें से आप माइनस कर दोगे। क्या माइनस करोगे? जो टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न की गई है सप्लायर को, माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी वो आपकी नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है। इस नेट वैल्यू पे टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? डिपॉजिट ऑफ टीसीएस बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू गवर्नमेंट कब तक? विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ मंथ इन विच कलेक्शन वाज मेड। ठीक है,
सेम ड्यू डेट है, जो टीडीएस की ड्यू डेट है वही टीसीएस की भी ड्यू डेट है। रजिस्ट्रेशन सेम टू सेम, रजिस्ट्रेशन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको लेना पड़ेगा टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। प्रॉपर ऑफिसर विद इन 3 वर्किंग डेज उसको रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर कल चल के उठ के पीओ को लगा कि इसको लाइबल नहीं है ये टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है। फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट्स बाय इको, दिस इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, दिस इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। क्या है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको मंथली स्टेटमेंट और एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। कौन सा मंथली स्टेटमेंट, जीएसटीआर 8, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट मंथली फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 8, जिसमें वो सारी डिटेल्स देगा ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड थ्रू इट, इंक्लूडिंग सप्लाईज रिटर्न थ्रू इट। जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर की गई है और जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स रिटर्न किए गए हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, वो सारी डिटेल्स वो एक मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 में देगा। और उस जीएसटीआर 8 को वो कब फाइल करेगा, 10 days आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ विच इन विच सप्लाईज आर मेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मई मंथ की, मई मंथ की जो भी सप्लाई है, मई मंथ की जो भी सप्लाईज है 10th जून तक, 10th जून 2026 तक इसको जीएसटीआर 8 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। एडिशनली इसको एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ता है। कब, कौन सा एनुअल स्टेटमेंट, जीएसटीआर 9B, ऑन और बिफोर 31st December ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका क्या मतलब है, अभी क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2026 2027। ठीक है। अब 2026-2027 का एनुअल रिटर्न ये कब तक फाइल कर सकता है, 2026-2027 का एनुअल रिटर्न ये फाइल करेगा अप टू 31st December 2027, फॉलोइंग ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ डिसम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अंडरस्टूड। ठीक है। नोटिस टू ऑपरेटर सीकिंग डिटेल्स, अगर अगर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो डिटेल्स ले रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑफिसर को लगा, कोई ऑफिसर को लगा कि ये गलत कुछ कर रहा है, ये कुछ गलत कर रहा है, टीसीएस गलत तरीके से कलेक्ट कर रहा है, तो या फिर इन केस ऑपरेटर फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन, या फिर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया मंथली एनुअल, beside being liable to penal action under section 122, it shall be liable to penalty to 25,000 rupees। इसको एक पेनल इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, साथ में इसको अप टू 25,000 रुपीज पेनाल्टी भी प्रॉपर ऑफिसर जो भी है वो लगा सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। ठीक है। देखो वो हो गया टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर आपका फिनिश रिवीजन। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में। थैंक यू सो मच।